हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग 18। अभी तक आपने देखा, कुछ देर में डॉक्टर आया और उसने खुशी को चेक करके कहा, ये बहुत ज़्यादा तनाव और डिप्रेशन की शिकार है। ज़्यादा सोचने से पूरे शरीर की एनर्जी खींच जाती है। इनके साथ भी यही हुआ है। मैं कुछ दवाएं देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगी। बस इन्हें जितना हो सके खुश रखिएगा। राज ने गर्दन हिलाई और डॉक्टर चला गया। और अब आगे खुशी की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक नए ही कमरे में पाया। राशि उसके पास बैठी ही सो गई थी। मंजू जी शायद किचन में लगी थी, क्योंकि किचन से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। खुशी उठी तो उसने राशि को अपनी गोद में लेने के लिए उसे छुआ ही था कि राशि अचानक से उठकर बोली, मम्मा। खुशी ने राशि को गोद में लिया तो राशि रोते हुए बोली, मम्मा, आपको क्या हो गया था? आप गिर गए थे मम्मा। राज ने आपको उठाया। खुशी ने राशि को अपनी गोद में बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं बस बीमार थी। और आपने ये क्या हाल कर लिया है खुद का? आंखें देखो अपनी, कितनी मोटी हो गई है। रोकर राशि अपनी माँ से चिपक गई तो खुशी ने उसके आंखों और गालों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, क्या खाना है आपको? आप जो कहेंगी वो बनाकर खिलाऊंगी। राशि ने ना में अपनी गर्दन हिलाई तो खुशी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो राशि की हालत समझ रही थी। बच्ची ही तो है राशि, और अपनी माँ के अलावा वो किसी से इतना करीब भी नहीं। राज के साथ वो भले ही खेलती हो, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ के दूर जाने से डर जाता है। और राशि ने तो उसे बेहोश होते हुए देख लिया था। ऐसे में उसका मासूम दिल घबरा गया था। खुशी ने उसे उठाया और बाहर लाने के लिए खड़ी ही हुई थी कि उसको हल्का सा चक्कर आ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और राशि को एहसास नहीं होने दिया। वो बाहर आई तो राज ने जैसे ही उसे देखा, जो लैपटॉप पर कामों में लगा था, वो जल्दी से उठा और खुशी से राशि को लेने के लिए आया। लेकिन राशि ने उसके पास आने से साफ इनकार कर दिया और खुशी के और ज़्यादा चिपक गई। खुशी ने पलक झपकाई तो राज ने कहा, खुशी जी, आप अभी कमज़ोर हैं। ऐसे में राशि, आप कैसे? खुशी ने राशि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी है वो मेरी, इसी की वजह से जिंदा हूँ, वरना। राज ने खुशी की बात काटते हुए कहा, अच्छा, किस बात का स्ट्रेस ले रही हैं आप? इतना तनाव कैसे खुशी जी? क्या आप खुश नहीं हैं? या फिर? खुशी ने कुर्सी की ओर बढ़ गई, क्योंकि वो सचमुच ज़्यादा ही कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली, जयपुर शहर की हवा में न जाने क्या है, यहाँ आते ही मेरी ज़िंदगी बिखर सी जाती है। राज, इसका मतलब आप यहाँ पहले आ चुकी हैं? फिर तो आप यहाँ के मॉल और घूमने की जगह वगैरह सब जानती होंगी ना? खुशी कुछ नहीं बोली तो राज ही आगे बोला, आप और माँ राशि को ले जाना और कहीं घूम आना। सारे दिन घर में बोर हो जाओगी। खुशी, नहीं, मैं बाहर नहीं जाना चाहती राज जी, प्लीज़। मैं यहाँ आ गई, इतना ही काफ़ी है। इसके आगे राज कुछ नहीं बोला। राशि खुशी के चिपके चिपके ही सो गई तो खुशी ने उसे अपने कमरे में सुला दिया और वापस बाहर आ गई। वो किचन की ओर बढ़ ही रही थी कि मंजू जी बाहर आते हुए बोली, खुशी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ अभी। खुशी ने मंजू जी को हैरानी से देखा तो मंजू जी उसे घूरने लगी, जिससे खुशी वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मंजू जी उसके लिए कुछ खाने को लेकर आईं और उसके सामने रखकर बोली, इसे पूरा खत्म करना बिना कोई बहस किए। खुशी तो मंजू जी को देखते ही जल्दी जल्दी खाने लगी, क्योंकि अगर वो कुछ भी बहस करती या नहीं खाती तो मंजू जी उसे डांटती और खुशी रोने लगती। और इस वक्त वो अपने आप को और ज़्यादा कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। खुशी ने जब सब खाना ख़त्म कर दिया तो उन्होंने प्लेट उठाई और एक और रखकर खुशी के पास बैठ गई। उन्होंने खुशी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, खुशी बेटा, आपसे कुछ पूछूं? आप जवाब दे दें तो। मंजू जी की बात से खुशी को एहसास हो गया था कि वो क्या पूछने वाली थी, इसीलिए खुशी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जो बात वो सालों से छुपाती आ रही थी, यहाँ आते ही उसकी सभी तहें खुलने लगी थी। खुशी ने धीरे से कहा, जी पूछिए मंजू जी, क्या बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? मैं इतने सालों से आपको देखती आ रही हूँ,
रोज़ सोचती हूँ आज आपकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछूंगी, लेकिन रोज़ ये सोचकर यह जाती हूँ कि कभी न कभी तुम खुद मुझे बताओगी, अपने दिल के दर्द को मुझसे बांटोगी। लेकिन पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हो, सब चीज़ों को अंदर ही रखे हुए हो। खुशी उदासी से मुस्कुराकर बोली, आपको पता है आंटी, हम जिससे प्यार करते हैं ना, उनकी हर एक बात हमें अच्छी ही लगती है, चाहे फिर वो दूसरों के लिए गलत ही क्यों ना हो। और जो हमारे दिल में होते हैं, उनके गुनाहों को हम किसी को भी बताकर उनकी इज्जत कम नहीं करते हैं। उन्होंने हमारे साथ कैसा भी सलूक किया हो, हम उसे खुद तक ही सीमित रखते हैं, दूसरों को बताकर तमाशा नहीं कर सकते हैं। मंजू जी थोड़ी हैरानी से और जल्दी से बोली, क्या तुम बिन ब्याही माँ हो? खुशी ने सीधे शब्दों में कहा, नहीं आंटी, मेरी शादी हुई थी, लेकिन वो शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें एक अमीरजादी को एक बच्चा चाहिए था। अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए खुशी चुप हो गई तो मंजू भी कुछ नहीं बोली। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि खुशी के चेहरे पर जो दर्द की लकीरें उभर कर आई थी उन्हें वो देख नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। कुछ देर तक दोनों शांत रही, फिर मंजू जी बोली, आपको पता है बेटा, सभी अमीरजादे एक जैसे नहीं होते। अब तुम राज को ही देख लो, मेरी कोख से नहीं जन्मा, फिर भी बेटे से कम नहीं है। मेरी बेटी के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। खुशी उन्हें हैरानी से देखने लगी तो मंजू जी आगे बोली, हाँ खुशी, राज मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी का पति है। खुशी ने अचरज से पूछा, आपकी बेटी कहाँ है फिर? मंजू जी ने उदासी से कहा, वो नहीं है अब इस दुनिया में, उम्मीद जगाकर चली गई वो इस दुनिया से। खुशी, क्या हुआ था? मंजू जी, वेदिका नाम है मेरी बेटी का। जब उसके पापा शहीद हुए थे तब वो 12th में थी। उसके पापा के बाद मैंने ही संभाला था उसे। पापा के बहुत करीब थी, क्योंकि 3 लोग ही तो थे हम, हमेशा अपने पिता के कहे अनुसार चलती थी। जब वो कॉलेज में जाने लगी तो मैं भी यहाँ शहर में रहने लगी थी, क्योंकि मैं उसे अकेली नहीं छोड़ सकती थी। और फिर एक दिन राज ने उसे कॉलेज में देखा तो वो उससे प्यार कर बैठा। वो रोज उसे देखने आता, क्योंकि वो थी ही इतनी प्यारी और हंसमुख कि कोई भी देखे तो प्यार कर बैठे। राज उसे बिना कुछ कहे प्रोटेक्ट करने लगा था। जब वेदू को पता चला तो उसने राज को सुनाया और मुझे भी बताया, तो मुझे राज सही लड़का लगा, इसीलिए मैंने दोनों की शादी के बारे में सोचा। राज उसे बिना किसी शर्त के अपनाने को तैयार था, लेकिन वेदू की शर्त थी कि वो मेरे साथ ही रहेगी। राज का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए उसने उसकी सभी शर्त मान ली। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों की नज़रें बहुत बुरी होती हैं, वो किसी को सुख चैन से जीने नहीं देते हैं। राज एक बिजनेसमैन है और बिजनेस में जान लेना आम बात है। राज हमें बहुत संभाल कर रखता था, लेकिन वेदिका की एक गलती उसकी जान ले गई। जब वेदू को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बिना राज को कॉल किए उसके पास जाने के लिए बस में चली गई। राज ऑफिस के काम से सिंघानिया साहब की कंपनी गया हुआ था। वेदिका ने पता लगा लिया था कि राज कहाँ गया है और वो बस से उतरकर राज के पास जा ही रही थी। राज ने दूर से ही वेदिका को देख लिया था। वो हैरान था कि वेदिका बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे आ रही थी। चूंकि वेदिका ने भी उसे देख लिया था और उसके चेहरे पर खुशी से चमकता हुआ नूर था। वो हाईवे पार कर चुकी थी, लेकिन अचानक ही एक कार उसकी साइड से आई और मंजू जी ये कहकर चुप हो गई। खुशी की आंखों में आंसू आ चुके थे। मंजू जी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कार की टक्कर से वो हाईवे पर जा गिरी और तेजी से आती गाड़ी के ब्रेक नहीं लग पाए। मंजू जी एक बार फिर चुप हो गई तो खुशी उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। साथ ही मंजू रो पड़ी थी। खुशी बहुत कमजोर दिल की है, ये बात मंजू जी को आज पता चला तो उन्होंने ही उसे चुप कराया। जब खुशी थोड़ी सही हुई तो उसने कहा, क्या राज जी जानते हैं कि वेदिका जी प्रेग्नेंट थी? मंजू जी, हाँ, राज उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, उसने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन वो वेदिका को नहीं बचा पाया। वहीं उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। वो टूट गया था अंदर से, अपने आप को अकेला कर लिया था उसने, क्योंकि उसी के लिए बिजनेस के दुश्मन ने ये सब करवाया था, इसीलिए वो गिल्ट में ही रहा था।
मैं भी अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी क्योंकि वेदु ही तो मेरी जिंदगी थी। फिर एक दिन राज मुझे गाँव ले गया। हम दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगे और फिर एक दिन वो तुम्हें लेकर आया। खुशी आज मंजू जी और राज के दुख को सुनकर हैरान थी। वे दोनों ऐसे हो सकते हैं, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उनके दर्द के आगे खुशी को अपना दर्द कम ही लगा तो वो फिर से मंजू जी के गले लग गई। खुशी आज मंजू जी और राज के दुख को सुनकर हैरान थी। वे दोनों ऐसे हो सकते हैं, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उनके दर्द के आगे खुशी को अपना दर्द कम ही लगा तो वो फिर से मंजू जी के गले लग गई। खुशी अपना अतीत मंजू जी को बताना तो चाहती थी, लेकिन उसी वो सब याद आते ही वो बुरी तरह कांपने लगी। तो मंजू जी ने कहा, अगर तुम ठीक नहीं हो तो रहने दो बेटा। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम में मुझे वेदिका नजर आती है। वो भी तुम्हारी तरह ही शांत रहने वाली थी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, इसीलिए मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। खुशी कुछ नहीं बोली। वो जमीन को एकटक घूर रही थी तो मंजू जी ने उससे आराम करने को कहा और बाहर आ गई। बाहर राज उनके आने की इंतजार कर रहा था। वो भी पूछना चाह रहा था कि आखिर खुशी को हुआ क्या है। मंजू जी ने नाम में सिर हिलाया और राज के पास बैठकर बोली, खुशी तुम्हें कहाँ मिली थी बेटा? राज ने कुछ याद करते हुए कहा, ये मुझे रात के 3 बजे अकेली सड़क पर चलते हुए मिली थी। इनकी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। तब तक ये बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो ये कुछ बोली ही नहीं। मैंने बहुत पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था, इसीलिए मैंने बहुत सोचने के बाद इनको यहाँ लाने का फैसला किया था। मंजू जी, मुझे लगता है बहुत बुरा हुआ है इनके साथ, जो आज तक ये भुला नहीं पा रही हैं। राज ने कुछ नहीं कहा तो मंजू जी ने ही आगे कहा, राज एक बात कहूँ बेटा? राज जी कहिए मंजू जी। तुम खुशी से शादी क्यों नहीं कर लेते बेटा? तुम दोनों के सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तो आज हूँ कल नहीं। बिना किसी रिश्ते के तुम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हो? दुनिया ऐसे नहीं रहने देगी तुम दोनों को। राज ने हैरानी से मंजू जी की ओर देखा और बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चला गया। मंजू जी वहां बैठी कुछ देर तक ही सोचती रही कि वो खुशी से उसके बारे में कैसे पूछे। जब तक खुशी अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी तब तक तो वो भी राज को नहीं मना सकती। जब मंजू जी को कोई हल नहीं मिला तो वो लंबी सांस लेकर बोली, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं इन दोनों का। रजत अपने कमरे में बैठा वही नॉवेल पढ़ रहा था जो उसने कभी खुशी के लिए खरीदे थे। क्योंकि उसे पता था कि खुशी उसे पढ़ चुकी है, इसीलिए उसने इस नॉवेल को न जाने कितनी बार पढ़ लिया था। क्योंकि वो जब भी खुशी के पढ़े हुए शब्द पढ़ता तो उसे खुशी का अपने पास होने का एहसास होता था। रजत का फोन जो टेबल पर पड़ा था वो बजा। फोन पर जॉली का नाम फ्लैश हो रहा था। रजत ने धीरे से फोन उठाया और पिक करके कान के पास लगा लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। सामने से जॉली ने कहा, सर आपके पास एक फ़ोटो सेंड की गई है, प्लीज़ उसे देखकर बताइए। रजत ने हाँ में कहा और फ़ोन को कट किए बिना ही फ़ोन पर आई हुई फ़ोटो देखने लगा। जब उसने फ़ोटो को ओपन किया तो उसमें एक कार थी और उसमें धुंधली सी कोई लड़की दिखाई दे रही थी। रजत ने उसे जूम करके देखा तो उसे खुशी दिखाई दी। रजत के हाथ कांपने लगी। वो कांपते हाथों से उसे बार बार जूम करके देख रहा था। उधर से जॉली बोला, सर कंफर्म करिए कि ये खुशी मैम ही है ना? रजत से कुछ बोलते ही नहीं बना। उसने मन ही मन कहा, खुशी इस बार किस्मत तुम्हें मेरे पास लेकर आई है। मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे ढूंढा है। रजत ने जल्दी से बुक को साइड में रखा और खड़ा हो गया। अचानक से उसमें इतनी फुर्ती आ गई थी कि वो खुशी से मिलने के लिए चल पड़ा था। वो कुछ 2 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि कुछ सोचकर वो रुक गया और अपने आप से बोला, जो मैंने उसके साथ किया अब उसके बाद किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा? वो अपनी ज़िंदगी में खुश होगी और मैं जाकर एक बार फिर से उसकी खुशियों में ग्रहण लगा दूंगा। नहीं रजत, ये क्या कर रहा है तू? तू उसे खुश देखना चाह रहा था ना? तो आज जब उसके होने का एहसास हो रहा है तो फिर क्यों उसके करीब जाकर उसे वही सब याद दिला रहा है? रजत ने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। 7 सालों से वो खुशी ढूंढ रहा था, लेकिन जब वो उसे नहीं मिली
तो वो क्या कहेगा उससे, यही सोचकर उसने अपने आप को रोक लिया। एक पल में उसके 7 सालों के इंतजार पर रोक लग गई। जब जॉली का फोन फिर से आया तो रजत ने उसे पिक नहीं किया। उसके कुछ देर बाद ही जॉली रजत के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने बाहर से ही रजत को देखा तो वो समझ गया कि रजत असमंजस की स्थिति में था। इसीलिए जॉली ने रजत से खुशी के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने बात को बदलते हुए कहा, सर, कल जो राज साहब से आपकी मीटिंग हुई थी उसी बाबत में राज साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। रजत ने जॉली को बिना देखे कहा, मुझे इस वक्त किसी से नहीं मिलना और कहीं नहीं जाना। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। जॉली आगे बिना कुछ बोले ही चला गया। अगले दिन सुबह जब रजत उठा तो उसने अपने दिमाग में खुशी को ढूंढने का इरादा निकाल दिया और वापस मुंबई जाने के लिए तैयार हो गया। जब जॉली को ये बात पता चला तो उसने रजत को रोकने की कोशिश की, लेकिन रजत ने उसकी एक नहीं सुनी और अपना सामान पैक करके तैयार हो गया। जब उसने बैग को उठाया और कमरे से बाहर आने के लिए मुड़ा तो रोशनी उसके सामने से आकर खड़ी हो गई। इतने सालों में रोशनी भी उससे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वो भले ही ये ना जानती हो कि दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि रजत ने ही कुछ ऐसा किया है कि खुशी उसे छोड़कर चली गई थी। इसीलिए रोशनी ने रजत से कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज जब उसे जॉली से पता चला कि उसे खुशी के बारे में कुछ पता चला है और रजत उससे भाग रहा है तो रोशनी से रहा नहीं गया और वो रजत के पास आकर खड़ी हो गई थी, ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। रोशनी ने हाथ बांधकर कहा, क्या किया था आपने उसके साथ? मुझे यकीन है आपने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे वो एक बार फिर चली गई, कभी न आने के लिए। और आज जब उसके मिलने का एहसास है तो आप भाग क्यों रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? नजरें नहीं मिला पाएंगे ना उससे? आखिर क्या कर दिया आपने उसके साथ? रजत से कुछ बोलते ही नहीं बना। उसने नजरें नीचे किए रखी क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो आगे बढ़ने को हुआ तो रोशनी ने उसे फिर रोकते हुए कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप खुशी के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते। रजत ने अब धीरे से कहा, अगर वो मेरे बिना खुश है तो फिर मैं उसे कभी परेशान नहीं करना चाहूँगा। रोशनी ने हाथ को बांध कर कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके बिना खुश है? वो प्यार करती थी आपसे। हाँ, प्यार करती थी, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। और जब उसकी बारी आई बताने की तो आपने क्या किया? फिर से उसे वजह दे दी खुद से दूर जाने की। रजत ने जब सुना कि खुशी भी उससे प्यार करती थी तो उसके हाथ में पकड़ा बैग धम्म से नीचे गिर गया। उसके दिल में एक टीस सी जगी, लेकिन अब तो सब कुछ उसने अपने हाथों से खत्म किया था, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। रजत ने फिर से बैग उठाया और रोशनी को कोई जवाब दिए बिना ही चल पड़ा। बाहर जॉली उसी का इंतजार कर रहा था तो रजत ने कहा, पहले मुझे राज से मिलवाओ, उसके बाद मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देना। रजत ने ये सब इतने साधारण लहजे में कहा कि जॉली की आंखें नम हो गई। वो उसी पुराने वाले रजत को ढूंढने की कोशिश में लगा था जहां आज उसका नामो निशान नहीं था। जॉली ने गाड़ी को राज के ऑफिस की ओर मोड़ दिया, लेकिन रास्ते में ही उसे पता चला कि राज अभी तक ऑफिस नहीं आया। तो जॉली ने राज के घर चलने के लिए कहा, जिस पर रजत ने भी हामी भर दी, क्योंकि वो नहीं जानता था जिस राज के घर खुशी थी वो वहीं जाने के लिए हाँ बोल रहा था। इधर खुशी ने सबके लिए नाश्ता बना दिया था। राज नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए तैयार था। मंजू जी भी नाश्ता कर रही थी और खुशी रास्ते को नाश्ता करवाने की कोशिश में थी, जो राज को ऑफिस न जाने के लिए बोल रही थी। राज भी अभी तक राशि की वजह से नहीं जा पाया था। तभी राज के पास फोन आया तो उसने फोन पिक किया और एक ओर चला गया। वहीं राशि बाहर की ओर भाग गई, जिससे खुशी भी उसके पीछे चली गई। खुशी और राशि जब दोनों बाहर थे तभी रजत की कार उसके घर के बाहर आकर रुकी। तो खुशी ने राशि को गोद में उठाकर और अंदर आ गई। वो राज से बोली, लगता है कोई आया है। राज ने हाँ करते हुए कहा, खुशी जी, मेरे कोई दोस्त आए हैं, क्या आप उनके लिए नाश्ता बना देंगी प्लीज? खुशी ने राशि को नीचे उतार कर कहा, आप प्लीज मत बोला कीजिए। कितने मेहमान हैं आपके?
राज, एक ही है। मुझे लगता है वो नाश्ता नहीं करके आए होंगे, इसीलिए। खुशी ने हामी भरी और किचन में चली गई। मंजू जी राशि को पकड़कर उसे नाश्ता करवाने लगी तो राशि एक बाइट लेकर फिर से दौड़ लगाने लगी। राज बाहर आया तब तक रजत भी अंदर की ओर आ गया था। राज ने रजत से हाथ मिलाया और बोला, माफ़ी चाहूँगा रजत साहब, आपको घर आना पड़ा। आज मुझे लेट हो गया। रजत, कोई बात नहीं है, आपने ही मुझे बुलाया था ना। राज हैरानी से रजत को देखने लगा। तभी उसकी नज़र रजत के पीछे खड़े जौले पर पड़ी, जो इशारे में और उदासी से माफ़ी मांगते हुए कुछ भी न कहने को कह रहा था। राज को कुछ समझ नहीं आया तो उसने रजत को अंदर आने के लिए कहा। रजत जैसे ही अंदर आया, राशि दौड़कर उसके पास आई और अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर थोड़ी झुकती हुई बोली, नमस्ते। राशि ने नमस्ते का ते बहुत लंबा खींचकर राज की ओर देखा तो राज ने कहा, रजत अंकल। राशि ने एक बार फिर उसी प्रकार कहा, नमस्ते। रजत अंकल। राशि की नमस्ते पर सब मुस्कुरा दिए तो रजत भी मंजू जी के पास आकर बैठ गया, क्योंकि राज ने उसे वहीं बैठने का इशारा किया था। रजत बैठ गया तो राशि भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपने पराठे का एक बाइट तोड़ते हुए बोली, रजत अंकल, क्या आप भी राज की तरह ही बहुत ज़्यादा काम करते हो? रजत ने हाँ में गर्दन हिलाई तो राशि ने मुंह बना लिया और पराठा छोड़कर बोली, किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। एक बार फिर सब मुस्कुरा दिए तो रजत ने कहा, हाँ तो राज, क्या बात करनी थी तुम्हें? राज कुछ कहने वाला ही था कि खुशी किचन से बाहर आई। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। रजत की पीठ खुशी की ओर थी, इसीलिए वो उसे देख नहीं पाया था, जबकि राज उसे देखकर बोला, पहले आप नाश्ता कीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। रजत, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मुंबई के लिए निकलना है। तब तक खुशी उनके पास आ चुकी थी। उसके हाथ में नाश्ते की 2 प्लेट थी। एक उसने रजत की ओर रख दिया और दूसरी को ले जाकर राज की ओर बढ़ गई। जब उसने अपनी नज़र नए मेहमान पर डाली तो उसके कदम वहीं रुक गए और उसके हाथ में पकड़ी हुई प्लेट जमीन पर गिर चुकी थी। रजत ने भी जब खुशी को देखा तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और हैरानी से खुशी को देखने लगा। जॉली उन दोनों को देख थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसका दिल घबरा रहा था कि अब क्या होने वाला है। रजत ने भी जब खुशी को देखा तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और हैरानी से खुशी को देखने लगा। एक अजीब सा एहसास दोनों के दिलों में पनपने लगा था, जहां दोनों ही एक दूसरे से दूर जाने की सोच चुकी थी। एक बार फिर किस्मत उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। ऐसे में दोनों ही नहीं समझ पाते हैं कि अब वे क्या प्रतिक्रिया दें। खुशी का दिल चाह रहा था कि भागकर रजत के सीने से चिपक कर खूब रोए और उसे बताए कि उसके द्वारा किया गया सलूक उसे 7 साल तक कितना तड़पा रहा था। हर रोज वो अपने दिल और दिमाग से लड़ती थी। वो उसे बताए कि उसने उसे कितना याद किया। भले ही वो उससे गुस्सा नाराज थी, लेकिन उसका प्यार आज भी उतना ही था जितना पहले था। लेकिन खुशी अपनी जगह पर स्थिर खड़ी ही रह गई। वहीं रजत का भी यही हाल था। उसका दिल भी यही कह रहा था कि वो जाकर खुशी को अपनी बाहों में भर ले और उससे अपने द्वारा किए गए सभी बुरे बर्ताव की माफ़ी मांग ले। भले ही वो माफ़ करे या ना करे, लेकिन बस रजत एक बार खुशी से माफ़ी मांगना चाहता था। रजत ने अपने कदम बढ़ाने चाहे ही थे कि राज खुशी की ओर बढ़ गया और उसकी परवाह करते हुए बोला, खुशी जी, आप ठीक तो हैं? रजत के कदम वहीं के वहीं ठहर गई। तभी राशि भी खुशी के पास आकर बोली, मम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप काम क्यों कर रही हैं? राशि राज को घूर कर देखा और बोली, आप जानते थी ना मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने उन्हें अपने नए मेहमान के लिए खाना बनाने के लिए कहा। आप बहुत बुरे हो। खुशी ने राशि को डांटते हुए कहा। राशि, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? राशि ने मुंह बना लिया और अपने हाथों को बांधकर खड़ी हो गई। राज खुशी के पास आकर बोला, आप बैठिए। तबीयत ठीक नहीं थी तो काम करने की क्या जरूरत थी? मंजू जी ने भी यही शब्द कहकर आगे कहा, खुशी, मैं कर लेती,
लेकिन बोलना तो तुमने आज तक नहीं सीखा है। खुशी के कानों में सबकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसकी नजरें रजत पर थी। खुशी के मन में विचार आ रहे थे कि रजत न जाने क्या क्या सोच रहा होगा। राज्य के बारे में, राशि के बारे में। वो रजत का चेहरा पढ़ने की कोशिश में थी, लेकिन आज भी वो रजत का चेहरा पढ़ने में नाकामयाब रही थी। राज और मंजू जी ने उसे बिठाया और पानी पिलाते हुए कहा, अपना ध्यान रखा करो ना, बहुत लापरवाह हो तुम खुद के मामले में। खुशी ने नजरों को झुका लिया और वो कुछ नहीं बोली। तभी रजत बोला, बिल्कुल मिस मल्होत्रा, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। रजत ने खुशी को जैसे ही मिस मल्होत्रा कहा, सबकी नजरें रजत पर ठहर गई, क्योंकि मल्होत्रा राज का सरनेम था जो वो बहुत कम यूज करता था, लेकिन रजत उसको जानता था। राज, रजत, ये मिस मल्होत्रा नहीं है। ये तो राज की बात को बीच में ही काटते हुए मंजू जी ने कहा, ये मिस मल्होत्रा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि ये दोनों शादी करने वाले हैं। खुशी ने मंजू जी की ओर हैरानी और नीरस भाव से देखा। वहीं रजत का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। राज पहले ही मंजू जी से ये सुन चुका था, इसीलिए वो ज़्यादा हैरान नहीं था। मंजू जी की बात सुनकर खुशी की आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसने अपने सिर को बिल्कुल झुका लिया ताकि कोई उसके आंसुओं को देख न सके। आंखों में आए आंसुओं को वो रोक नहीं सकती थी, इसीलिए जब उसने अपने सिर को झुकाया तो आंसू उसकी आंखों से निकलकर गिर गए। तभी रजत और राज दोनों की नज़र खुशी के आंसुओं पर पड़ी। रजत का दिल बहुत उदास हो चुका था कि एक बार फिर उसके आने से खुशी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं राज बोल पड़ा, नहीं माँ, मैं खुशी जी से शादी नहीं कर सकता। ये कहकर राज बाहर आ गया, क्योंकि वेदिका के अलावा वो अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को नहीं लाना चाहता था, और उसने मंजू जी से कभी बहस भी नहीं करी और ना ही वो उनसे किसी भी तरह से बहस करना चाहता था। इसीलिए उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। जब वो बाहर आया तब उसे याद आया कि रजत तो अंदर ही है। इधर जब रजत को पता चला कि खुशी यहाँ बिना किसी रिश्ते के रह रही है, तो उसे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन राशि को देखकर रजत को फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। खुशी ने अपने आप को संभाला और खड़ी होकर अपने कमरे में आ गई। खुशी के जाते ही मंजू जी ने रजत से कहा, मुझे माफ़ करना बेटा, मुझे आज ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप खुद ही बताओ। मंजू ने रजत का हाथ पकड़कर उसे फिर से बैठाते हुए और खुद भी बैठते हुए कहा, आप ही बताओ बेटा, दोनों बिना रिश्ते के 7 सालों से साथ हैं। अब तक तो मैंने सब कुछ संभाल रखा है, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगी तब तो दुनिया इनसे सवाल करेगी ना। इससे अच्छा है कि ये दोनों शादी कर लें। कुछ गलत क्या कहा मैंने इससे? रजत ने ना में गर्दन हिलाई, लेकिन उसका दिल तो ये सुनकर ही सुकून में था कि खुशी आज भी 7 साल पहले जैसी है। उसके दिल में शायद अभी भी मैं ही हूँ। रजत ये सब सोच ही रहा था कि राशि ने उसका हाथ खींचकर कहा, रजत अंकल, आपको क्या लगता है मेरी मम्मा और राज की शादी होनी चाहिए? रजत से कुछ बोलते नहीं बना। अपनी खुशी वो किसी और के साथ देखना तक नहीं चाहता। वहाँ उससे ही सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। तभी रजत ने राशि के गाल को छूकर कहा, ये तो आप अपनी मम्मा से ही पूछिए कि वो क्या चाहती हैं। राशि ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर कहा, वैसे राज को एक अच्छा लड़का कहा जा सकता है, क्योंकि उसने हमेशा मम्मा का ध्यान रखा है। बस वो काम ज़्यादा करता है, इसलिए मम्मा को टाइम नहीं दे पाएगा। रजत ने लंबा सा हाँ कहा, क्योंकि राशि को सुनना उसे अच्छा लग रहा था। तभी राशि बोली, वैसे मेरे गुस्सैल पापा से तो अच्छा ही है ना राज? राशि ने जब ये बात कही तो रजत का दिल धक से रह गया। वहीं मंजू जी हैरानी से बोली, राशि, ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे पापा गुस्सैल हैं? राशि ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे सब याद रहता है। एक दिन जब मैंने गुस्से से कुछ तोड़ दिया था, तब मम्मा ने धीरे से कहा था कि बिल्कुल अपने बाप पर गई है, और ये मैंने सुना था, लेकिन आगे कुछ नहीं बोली। अब मंजू जी भी कुछ सोच में पड़ गई। तभी रजत ने मंजू जी से कहा, आंटी, आप उनको कैसे जानती हैं? मतलब कहाँ मिली वो आपको? मंजू जी,
मुझे नहीं पता, राज लेकर आया था उसे। बहुत बुरी हालत में थी वो। काफ़ी दिनों तक तो उसने बात तक नहीं की थी। फिर मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तब से मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखने लगी। लेकिन उसने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे क्या, अपने बारे में उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। पता नहीं ऐसा कौन सा राज है जो वो अपने सीने में दफनाए हुए बैठी है। रजत ने आंखों को बंद किया और कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहा। तब तक राज भी अंदर आ चुका था। उसने रजत से कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, मेरी वजह से आपको ये सब देखना पड़ रहा है। रजत ने आंखें बंद करके कहा, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। रजत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जॉली बोला, रजत सर, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, चलिए। रजत ने उदास आंखों से जॉली को देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे चले जाना चाहिए जॉली? मुझे सब समझ आ गया है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। जॉली, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ से चले जाना चाहिए सर। रजत असमंजस की स्थिति में था कि अब वो क्या करे। इधर राज और मंजू उन दोनों की बातें सुन रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हैं। रजत उठा और बिना कुछ बोले कार में आकर बैठ गया। उसने नजर राशि को प्यार से देखा और फिर मुंह फेर कर बैठ गया। जब जॉली भी आ गया तो उसने जॉली से घर से चलने के लिए कहा। इतने सालों का इंतजार खत्म हो चुका था रजत का, लेकिन अब आगे क्या करना था वो ये नहीं जानता था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। रजत की जिंदगी में ये पहली बार था जब वो कोई फैसला लेने में अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन इस बार फैसला खुशी को लेना था, इसीलिए उसने आंखों को बंद किया और पीछे सीट से टिका लिया। रजत ने जब आंखों को बंद किया तो उसकी अंतर आत्मा से आवाज आई, तू आज भी खुशी से ये एक्सेप्ट कर रहा है कि वो तुझे माफ कर दे। तू एक रेपिस्ट है रजत, अपनी ही पत्नी का रेप किया था तूने, और अब तू चाहता है वो तुझे उस रात के लिए माफ़ी दे। वो बच्ची तेरी ही है। अचानक गाड़ी के ब्रेक लगने से रजत की तंद्रा भंग हुई और वो एकाएक बैठ गया। जॉली ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, घर आ गया सर। रजत चुपचाप उतरकर अपने कमरे में चला गया। रोशनी रजत को वापस आता देख हैरान थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। जब जॉली अंदर आया तो रोशनी ने उसे प्रश्न सूचक नज़रों से देखा, तो जॉली ने एक नज़र रोशनी को देखकर कहा, खुशी दी का पता चल गया है। लेकिन जॉली ने आगे कुछ नहीं कहा, तो रोशनी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि अब खुशी कभी वापस नहीं आएगी। रोशनी भले ही नहीं जानती थी कि रजत ने क्या किया है उसके साथ, लेकिन वो खुशी की रग रग से वाकिफ थी। इतने वक्त तक अगर वो दूर रही है तो उसका बहुत बड़ा कारण होगा। इसीलिए अब रोशनी भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और खुशी को भी वो जहाँ है वहीं खुश रहने की दुआएं देती रहती थी। इधर खुशी अपने कमरे में आकर जी भर कर रोई। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था ताकि राशि न आ सके और फिर से रोने का कारण न पूछे। खुशी को वो रात याद आ गई जब मुंबई में रजत गुस्से में घर आया था। खुशी ने रजत का वो रौद्र रूप पहली बार देखा था। खुशी ने सबके सामने तो रजत को शांत कर दिया था और रजत भी शांत हो गया था, लेकिन जब वो कमरे में आया तो खुशी उससे नजरें नहीं मिला रही थी और ना ही उससे बात कर रही थी। रजत खुशी से प्यार करता था, लेकिन आज जब अचानक ही उसका गुस्सा शांत हुआ तो फिर से खुशी उसे गुस्सा दिलाने का काम कर रही थी। वो जानता था उसका गुस्सा हमेशा से उसे गलत काम करवाता है, लेकिन आज वो खुशी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं खुशी उसे और गुस्सा दिला रही थी, जिससे रजत अपने आपे से बाहर हो गया था। उसने खुशी के कंधे को पकड़कर अपनी ओर करना चाहा। वो समझाना चाहता था, लेकिन खुशी ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे। मैंने तुम्हें जब भी सही समझा तब तुमने दिखा दिया कि तुम कभी सही हो ही नहीं सकते। रजत ने अपना गुस्सा रोकने के लिए खुशी को पीछे से बाहों में भर लिया और धीरे से खुशी के कान में बोला, प्लीज खुशी, आज तुम मुझे कुछ मत कहो, प्लीज प्लीज प्लीज। रजत के यूं अचानक छूने से खुशी अंदर तक कांप गई, लेकिन जब रजत के शब्द उसके कान में पड़े और वो जब बार बार खुशी को प्लीज बोल रहा था
तो खुशी कुछ नहीं बोल पाई। रजत ने खुशी को पीछे से ही कसकर पकड़ रखा था, जिससे खुशी उसकी कैद में थी। खुशी को वही रात याद आ गई जब उसका रेप हुआ था। खुशी का दिल दिमाग काम करना बंद हो चुका था, लेकिन रजत एक प्लीज के आगे उसने खामोशी की चादर ओढ़ ली और अपने दर्द को अंदर ही कहीं दबा लिया। रजत को खुशी के बालों की खुशबू मदहोश कर चुकी थी, इसीलिए उसका चेहरा खुशी के गले की ओर बढ़ गया। रजत ने जैसे ही खुशी के गर्दन पर अपने होठ रखे, खुशी सिहर उठी। उसने रजत को खुद से दूर धकेला, लेकिन रजत की कैद से आजाद ना हो सकी। रजत धीरे धीरे खुशी की ओर पास आने लगा। खुशी उसे दूर करना चाहती थी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई और जिंदा लाश की तरह अपने आप को रजत के सामने बिछा दिया। एक बार फिर उस रात वो हुआ जो उसके साथ पहले हो चुका था, लेकिन इस बार खुशी चीख नहीं रही थी, वो खामोश थी। वो नहीं जानती थी कि वो खामोश क्यों है। और फिर जब रजत सो गया तो खुशी उठी और बेड के सहारे जमीन पर बैठी खूब देर तक रोती रही। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अब वो रजत के साथ नहीं रह सकती। उसने रजत को भी कभी गलत नहीं समझा, लेकिन फिर भी वो अब उसे अपने आप से और अपने आप को उससे दूर ही रखना चाहती थी, ताकि इस रात की सुबह हो तो रजत को अपने किए पर शर्मिंदा ना होना पड़े। इतने दिनों में खुशी रजत को समझ तो गई थी कि वो कैसा है। अगली सुबह जब उसे एहसास होगा उसने मेरे साथ क्या किया है, तो वो जाने कैसा रिएक्ट करे। इसलिए खुशी ने इस रात की कभी सुबह ना होने के लिए खुद को उससे इतना दूर करना था कि कभी वो ढूंढने भी आए तो मिले नहीं। खुशी ने कपड़े बदले और एक पेपर पर रजत के लिए कुछ लिखा और वहाँ से निकल गई। जब वो निकली तो ऐसे निकले कि किसी की नज़र में ना आए, लेकिन फिर भी अनु ने उसे जाते हुए देख ही लिया। अनु उसके पीछे गई, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकी क्योंकि खुशी उसकी आंखों से ओझल हो गई। खुशी वहीं चल रही थी, एक बस में चढ़ गई। वो नहीं जानती थी कि उसे जाना कहाँ है, इसीलिए पता जाने और पूछे बिना ही वो उसमें बैठ गई और चली गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।